ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने एक्सरसाइज 4.4 के एग्जाम्पल्स एंड बेसिक कंप्लीट कर लिया था बिल्कुल अच्छे से। कैसे उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, केस 3 किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। तो केस 1, केस 2, केस 3 तीनों केसेस हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं केस 4। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 4.5 का बेसिक और इसी लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज 4.5 आपको ट्राई करनी है। और सॉल्यूशंस आपको पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे सॉल्यूशंस जो हैं हर एक एक्सरसाइज के, जैसे जैसे हम सिलेबस कवर करते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर होते रहते हैं ताकि आपको कोई अगर डाउट है तो आप वहां से देख सको। तो इसमें केस 4 में सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे? फॉर्म क्या रहने वाली है? 1/f ऑफ डी e रेज टू पावर ax इंटू वी, ये आपकी फॉर्म रहने वाली है केस नंबर 4 में। और दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर ax 1/f ऑफ d प्लस a इंटू वी, वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे केस 1, 2, 3 तीनों केसेस में आप लेते थे कैपिटल x, है ना, और ये कैपिटल x आपका स्मॉल x का फंक्शन होता था। उस कैपिटल x को अब बस रिप्लेस कर दिया है कैपिटल v से। ये v भी क्या है? आपका x का फंक्शन है। तो देखिए इसका प्रूफ जो है वो लेटेस्ट अभी 2014 में आया हुआ है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट। तो हम करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, एक हिंट है। जैसे आपके पास ये है e रेज टू पावर ax इंटू वी, तो आप इसका ना डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दो इसको। तो एट लास्ट आपके पास आते आते लेफ्ट हैंड साइड आप बनाओगे खुद से और राइट हैंड साइड आपको जो है उसके इक्वल मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा प्रूफ। तो हम क्या करते हैं, अपने आप से ही जो डिफ्रेंशिएशन है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपने लिया e रेज टू पावर ax इंटू वी, इसका डिफ्रेंशिएशन करा। यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, सभी को पता है। u हमने ले लिया यहाँ पे e रेज टू पावर ax को, v आपने ले लिया यहाँ पे स्मॉल v। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे e रेज टू पावर ax इंटू वी है, तो क्या होता है हमारा u इंटू वी का फॉर्मूला u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो u एज इट इज आपका यहाँ पे d बाई dx को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और v का डेरिवेटिव, तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v जो कि आपका कैपिटल V है, प्लस फिर क्या होता है आपका v एज इट इज, v आपका ये है तो ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u है आपका e रेज टू पावर ax। इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या होता है, e रेज टू पावर ax का एक्सपोनेंशियल का सेम डेरिवेटिव होता है, फिर ax का जब डेरिवेटिव करोगे तो आएगा a, तो वो आपका ये है। ये हो गया। इसमें से अब आप क्या कर सकते हो, e रेज टू पावर ax और v दोनों कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे e रेज टू पावर ax और v आपने कॉमन लिया, d प्लस a आपका बच जाएगा। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने होते हैं हमें। अभी हमने वन टाइम डिफरेंशिएट करा है, इसके ऊपर दोबारा से आप डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, तो d e रेज टू पावर ax इंटू वी है, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो d स्क्वायर e रेज टू पावर ax इंटू वी हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो फॉर्म है आपकी इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करोगे, तो दोनों में यहाँ पे अलग से u इंटू वी लगेगा, यहाँ पे अलग से u इंटू वी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम करते हैं u इंटू वी से, तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। अब देखो v क्या है आपका यहाँ पे dv। ठीक है, डेरिवेटिव अलग से कर रहे हैं, u हो गया e रेज टू पावर ax, v हो गया dv, तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ dv। अब dv का एक और बार डेरिवेटिव करें तो d स्क्वायर v हो जाएगा, प्लस dv एज इट इज मीन्स v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो a e रेज टू पावर ax का डेरिवेटिव a इंटू e रेज टू पावर ax, तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म का। सेकेंड टर्म में u क्या है आपके पास, a e रेज टू पावर ax और v है आपके पास कैपिटल v। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, u का। तो u का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो e रेज टू पावर ax का डेरिवेटिव सेम यही होता है। यहाँ पे ax का डेरिवेटिव करेंगे तो a आएगा, एक a पहले से है, एक a यहाँ से आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, v एज इट इज। अब यहाँ पे a e रेज टू पावर ax एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, तो dv हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपने अगेन डेरिवेटिव कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी टर्म्स में से आप क्या ले सकते हो, e रेज टू पावर ax और v कॉमन ले सकते हो। क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे d स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से आपके पास बच जाएगा a स्क्वायर। अब ये जो 2ad है ये कहाँ से आया, देखो ये जो दोनों टर्म्स हैं आपकी ये सेम टर्म्स हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 2a e रेज टू पावर ax dv। तो वहां से e रेज टू पावर ax dv कॉमन, e रेज टू पावर ax और v कॉमन, तो 2ad आपका यहाँ पे बच जाएगा। क्लियर, e रेज टू पावर ax। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया d प्लस a का होल स्क्वायर और v आपका एज इट इज।
अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे 1 टाइम ऑपरेट किया, 2 टाइम्स ऑपरेट किया, इसी टाइप से यहाँ पे 3rd टाइम ऑपरेट करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब जैसे ना हम जनरलाइज करके लिख लेते हैं, क्योंकि एवरी टाइम हम इतना तो नहीं करेंगे कैलकुलेशन, तो जनरलाइजेशन करके कैसे लिखोगे, देखो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या चेंज दिख रहा है आपको, बाकी सारा चेंज है, डी प्लस ए की जगह पे आपका डी प्लस ए का होल स्क्वायर है। तो इसी टाइप से जब हम एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे e रेज टू पावर ax और v सेम रहेगा, बस d प्लस ए का होल क्यूब हो जाएगा। इसी टाइप से आप 4, 5, 6 करते करते nth डेरिवेटिव पे आ चुके हैं, ठीक है। n बार आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट किया तो ये दोनों सेम रहेंगे आपके, और d प्लस ए रेज टू पावर क्या हो जाएगा, n। तो इतना आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमें करना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसके बाद जो चीजें आपको चाहिए उन्हें आप एड ऑन करते रहो। अब आप क्या करोगे, बोथ साइड्स आप ऑपरेट कर दोगे f ऑफ d। अब यहाँ पे देखिए d रेज टू पावर n जो है वो क्या है, फंक्शन ही तो है d का, तो आपने यहाँ पे d रेज टू पावर n के प्लेस पे f ऑफ d लिख दिया, ये एज इट इज, एंड देन यहाँ पे e रेज टू पावर ax एज इट इज, v एज इट इज। अब d प्लस ए रेज टू पावर n ये भी क्या है आपका d प्लस ए का फंक्शन है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया f ऑफ d प्लस ए। तो अगर आप देखो, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, अगर कोई भी चीज आपको प्रूव करनी है तो आप उसका जो रिजल्ट है, उसके जो स्टेटमेंट है उसे देखते हुए चलो। तो यहाँ पे हमने f ऑफ d और f ऑफ d प्लस ए दोनों को इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है, दोनों को इन्वॉल्व कर लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होता है आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, f ऑफ d प्लस ए इंटू वी की, v की वैल्यू एक्चुअल में फाइंड करनी है। तो इस कंप्लीट को f ऑफ d प्लस ए इंटू वी को आप ले लोगे कैपिटल x, तो यहाँ से v आ जाएगा आपका 1 बाय एफ ऑफ d प्लस ए इंटू एक्स, ये आ गई आपकी v की वैल्यू। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में v की वैल्यू पुट करोगे तो f ऑफ d e रेज टू पावर ax, सेम v के प्लेस पे आपने ये वैल्यू इसकी पुट कर दी, इक्वल्स टू e रेज टू पावर ax, और इसे हमने क्या लिया था, कैपिटल x। तो ये आपकी फॉर्म आ चुकी है यहाँ पे। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स आपको ऑपरेट कर देना है 1 बाय एफ ऑफ d। तो जो भी ये है सेम रहेगा दोनों साइड, बस 1 बाय एफ ऑफ d एंड 1 बाय एफ ऑफ d। अब देखिए यहाँ पे बाकी सारा सेम है, बस लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपका, इस टाइप से था, 1 बाय एफ ऑफ डी आपने ऑपरेट किया था और यहाँ पे ऑलरेडी एफ ऑफ डी था, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये इतना चेंज हुआ है इस वाले स्टेप में। अब आप अगर इस स्टेटमेंट को देखें यहाँ पे, तो यही तो आपको एक्चुअल में प्रूव करना था, ठीक है। तो प्रूव आपका हो चुका है, बस आप लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख देंगे, राइट हैंड साइड इसके इधर लिख देंगे। तो ये जो रिजल्ट है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपका केस नंबर 5 है। पूरी एक्सरसाइज 4.5 के एग्जाम्पल्स एज वेल एज इसके क्वेश्चन में ये यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो 1 बाय एफ ऑफ डी ई रेज टू पावर एक्स इंटू वी, अगर इस फॉर्म में है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो उसके प्लेस पे आप किस टाइप से उसका सोल्यूशन करोगे, ए रेज टू पावर एक्स 1 बाय एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी, मतलब चेंज किया आएगा, डी के प्लेस पे डी प्लस ए करना है हमें, बस जो भी आपका डी का फंक्शन है जहां पे भी आपको डी दिखता है उसके प्लेस पे आप कर दो डी प्लस ए, इतना सा चेंज है बस। अब हम देख लेते हैं इसका वर्किंग रूल क्या है। तो वर्किंग रूल में आपको वही सिंपल सा बता रखा है जो स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले जो ई रेज टू पावर एक्स है उसे आपको क्या ले लेना है, जहां से भी वो आए निकल के ई रेज टू पावर एक्स को आपको पूरी अच्छे से प्रॉपर फॉर्म बना लेनी है इस टाइप से। उसके बाद जहां पे भी आपको डी दिखता है उसके प्लेस पे डी प्लस ए कर दो, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ डी किस में कन्वर्ट हो जाए, एफ ऑफ डी प्लस ए में, इसलिए आपको करना है डी के प्लेस पे डी प्लस ए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 अपॉन में एफ ऑफ डी प्लस ए ये ऑपरेट कर देना है, मतलब राइट हैंड साइड की बता दी यहाँ पे। अब जो आपकी जो फॉर्म आएगी ना, उसमें केस 5 में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से मेथड दिया हुआ है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को इस मेथड से सॉल्व करो, बस उसमें क्या है आपका केस 2 या 3 जो भी मेथड्स आपने सीखे हैं उन्हीं मेथड्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो फाइंड कर सकते हो। बस इसमें 2-3 चीजें दी गई हैं कि आपको इस टाइप से करना है, फिर फॉर्म आपकी वही बन जाएगी केस 2 या केस 3 वाली, ठीक है। और नोट यहाँ पे ये दिया गया है कि जो v है वो किस टाइप का होना चाहिए, आपका x रेज टू पावर am sin ax या फिर x रेज टू पावर m cos ax, इस टाइप का। तो ये है सिंपल सा आपका बेसिक सा वर्किंग रूल। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 के एग्जांपल्स, जिससे आपको ये वर्किंग रूल है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 के एग्जांपल्स। अब स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो वही अपने बेसिक से स्टेप से स्टार्ट करते हैं, स्टेप भी रिवाइज हो जाएंगे अपने जो भी हैं स्टार्टिंग से। स्टेप नंबर 1 क्या रहता है अपने पास, अपनी इक्वेशन जो है गिवन उसे आपको लिखना होता है सिम्बलिक फॉर्म में। सिम्बलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो भी आपके डिफरेंशियल ऑपरेटर जितने टाइम ऑपरेट हो रहे हैं उसके प्लेस पे हम कैपिटल डी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ये डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पे आप लिख दोगे डी स्क्वायर वाई एज इट इज, और बस यही यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। राइट हैंड साइड आपके एज इट इज एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इसमें से आप y कॉमन ले लो तो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई, और राइट हैंड साइड आपके एज इट इज।
अब सेकंड स्टेप होता है आपको फाइंड करनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जो भी y का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे है डी स्क्वायर प्लस 1, इसको 0 के इक्वल रख दो, ये बन गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, मींस इसको सॉल्यूशन आपको फाइंड करना होता है। तो डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू रूट -1। अब रूट के अंदर आपका आ चुका है माइनस, सो दैट मीन्स आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। इसमें से क्या बाहर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयोटा। रूट से हमेशा दो वैल्यूज बाहर आती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना पड़ेगा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, अल्फा तो था नहीं, तो अल्फा की वैल्यू हो गई आपकी 0 और बीटा की वैल्यू हो चुकी है आपकी 1। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है स्टेप नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आए हैं उसका नेचर क्या है, इस पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिपेंड करता है। तो आपके जो रूट्स है वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए मैं यहाँ पे जनरल लिखती हूँ, क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, e रेज़ टू पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, e रेज़ टू पावर अल्फा की वैल्यू है 0 तो 0x, देन c1 cos बीटा की वैल्यू है 1 तो cos x, देन c2 sin x, ये हो जाएगा आपका। e रेज़ टू पावर 0x इज 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिर्फ आपका इतना आएगा। नेक्स्ट आपका जो मेजर स्टेप है वो है स्टेप नंबर 5, पर्टिकुलर इंटेग्रल आपको फाइंड करना है। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका 1/f ऑफ d इंटू x, और x आपका क्या होता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो होता है आपका कैपिटल X। तो वही हमने यहाँ पे पुट करा, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/f ऑफ d क्या है आपका d स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे d स्क्वायर प्लस 1 और x के प्लेस पे हम पुट करेंगे x इंटू e रेज़ टू पावर 2x, ये आपने पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म है ना, इसे ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे x और e रेज़ टू पावर 2x के बीच में पॉजिटिव होता तो हम क्या करते, ये जो है आपका 1/d स्क्वायर प्लस 1 दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते और दो आपकी टर्म्स आती, एक बन जाता आपका केस नंबर 3 और ये एक्सपोनेंशियल बन जाता केस नंबर, और हम सॉल्व कर देते हैं ना। बट यहाँ पे क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये जो फॉर्म है ये है आपकी केस नंबर 5 की, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। पहले मैं यहाँ पे केस नंबर 5 लिखती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्म बनाएंगे और उसका जो सॉल्यूशन है वो करेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या थी आपकी, अभी हमने प्रूफ भी की है केस नंबर 5 की फॉर्म, वो है यहाँ पे केस 5 1/f ऑफ d e रेज़ टू पावर ax इंटू v इज इक्वल्स टू, अगर ये फॉर्म आपकी आ जाए और वही फॉर्म आई हुई है आपकी, जिसको आप किसके इक्वल कर सकते हो, e रेज़ टू पावर ax 1/, जैसे कि मैंने बताया था d के प्लेस पे बस आपको d प्लस a कर देना है और कुछ नहीं करना, v आपका एज इट इज। तो ये है आपका केस नंबर 5, वही हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो पहले ये जो फॉर्म है ये इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/d स्क्वायर प्लस 1 ये आपका f ऑफ d हो गया। उसके बाद है आपका एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर ax, मतलब एक्सपोनेंशियल वाली टर्म तो e रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा और फिर v क्या है आपका यहाँ पे स्मॉल x, तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म पहले और जो v है आपका बाद में। और जैसे कि हमने पढ़ा था कैपिटल V इज अ फंक्शन ऑफ x, तो वही देखो v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अब इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, ये वाली फॉर्म लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर ax, यहाँ पे 2x है वो लिख लिया हमने यहाँ पे। फिर है आपको यहाँ पे ये जो d है इसे d प्लस a से इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी 2, e रेज़ टू पावर ax होता है ना, तो a के प्लेस पे क्या है 2, तो d को आप इंटरचेंज कर देंगे d प्लस a से, मतलब d प्लस 2 से। तो f ऑफ d प्लस a है, तो d के प्लेस पे आप करेंगे d प्लस 2, तो d का स्क्वायर है तो d प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 आपका एज इट इज और स्मॉल x आपका यहाँ पे। ठीक है, अब इसको बस सोल्व करते चलते हैं। सोल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इसका जो स्क्वायर है ये ओपन कर दो, तो यहाँ से करते हैं e रेज़ टू पावर 2x आपका एज इट इज 1 अपॉन में ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू d इज 4d और x आपका एज इट इज यहाँ से e रेज़ टू पावर 2x 1 अपॉन में, अब यहाँ पे क्या है d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d और ये प्लस 1 भी तो था ना, तो यहाँ से d स्क्वायर प्लस 4d और 4 प्लस 1 आपको हो जाएगा 5 इंटू x। ओके, अब यहाँ से आप क्या करोगे, e रेज़ टू पावर 2x आपका एज इट इज। अब देखो ये ना फॉर्म आपको देखने की जरूरत है, ये फॉर्म आपको कैसी लग रही है, इसमें हम केस 2 केस 3 में से कौन सा केस अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे अपना केस नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू आ रही है ये x रेज़ टू पावर समथिंग है और ये जो फॉर्म होती थी अपनी वो कौन सी होती थी, केस नंबर 3 तो होता था, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो e रेज़ टू पावर 2x 1
अपॉन में केस नंबर 3 में क्या करते थे, लोएस्ट डिग्री की जो टर्म है आपकी उसको हम ले लेते थे कॉमन, जो कि कांस्टेंट ही होता है हमेशा। तो जो भी कांस्टेंट आपको दिखे उसको कॉमन ले लो, ठीक है। तो 5 को कॉमन लोगे यहाँ से। अब इन दोनों में तो 5 है नहीं, तो इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। मान लो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने डिवाइड किया। अब जो मल्टीप्लीकेशन वाले वो तो आपके कॉमन आ जाएंगे। तो देखो 5 आ गया आपका कॉमन, ये 5 के प्लेस पे क्या बचेगा आपका 1, फिर प्लस में यहां से क्या बचेगा आपका 4d/5, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाला तो कॉमन चला गया, तो 4d/5 और यहां से बचेगा आपका प्लस का d²/5। ये आपकी फॉर्म जो है वो कंप्लीट बच जाएगी इसी टाइप से, और x का आपका एज इट इज जो है वो x ही रहेगा। तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं 1/5 e⁻²2x, ये जो कॉमन आया था वही हमने लिखा है यहाँ पे। फिर आपका क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो फॉर्म आई है आपके डिनोमिनेटर में, इसे आपको कंपेयर करना होता है, मतलब इसको किस फॉर्म में आपको बनाना होता है, याद हो तो आपको 1 ± 5d इस फॉर्म में, है ना, याद है। स्टार्टिंग में 1 और फिर प्लस माइनस कोई भी साइन आए फिर d का फंक्शन। तो यहाँ पे आप समझ लो कि प्लस में ही है तो कॉमन वगैरह लेने की तो जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे कर दो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कंप्लीट d हो चुका है। अब आपको क्या करना होता है कि इस टर्म को आपको न्यूमरेटर में लेके जाना होता है, जिससे कि पावर आपकी नेगेटिव हो जाए और आप बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो अप्लाई कर सको। तो 1/5 e⁻²2x है, इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 + 4d/5 + d²/5, और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, x आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम अप्लाई कर देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसको आप ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, क्योंकि डी है ना अलग से, ये बिग ब्रैकेट कर दो, इनको स्मॉल ब्रैकेट कर दो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं। कौन सा एक्सपेंशन लगेगा 1 + d⁻⁻1। तो 1 + d⁻⁻1 का फॉर्मूला एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है आपका 1 + d⁻⁻1। इसका एक्सपेंशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जल्दी से। तो एक्सपेंशन हो जाएगा आपका 1, देन ऑल्टरनेट साइंस आते हैं आपके, माइनस हो तो आपके सारे एक ही साइन चलते हैं, ठीक है। और फिर ऑल्टरनेट साइंस आएंगे 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका d, प्लस में d², देन माइनस में d³ अप टू ऐसे आप तक आपका कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये होता है आपका यहाँ पे फॉर्मूला किसका है, ये 1 + d⁻⁻1 के एक्सपेंशन का। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इस टर्म में। तो आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल चल रहा है यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1/5 e⁻²2x आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करते हैं 1 - d की वैल्यू क्या है आपकी 4d/5 + d²/5, तो 4d/5 + d²/5, ये किसकी वैल्यू हो गई है आपकी d की, फिर प्लस में d²। अब एक और रूल था इसी में ही कि आपको एक्सपेंड कहाँ तक करना है, ये बाइनोमियल एक्सपेंड जहां तक आपकी m की वैल्यू है। तो यहाँ पे x⁻m होता था, तो m की वैल्यू हो गई 1, तो दैट मीन्स d की भी पावर आपको 1 लेनी है। यहाँ पे देखो स्क्वायर आ गया, किस लिए, क्योंकि d है, d के साथ स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कंप्लीट d की वैल्यू है, ठीक है। तो इसके आगे हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हायर पावर होती जाएंगी उनकी वैल्यू आपकी 0 होती जाएंगी, लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे x आपका एज इट इज रहेगा। इसको थोड़ा सा ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/5 e⁻²2x तो आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है आपका, 1 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे x आएगा, देन माइनस यहाँ पे है 4/5d, तो 4/5 आपका कांस्टेंट है, dx इस टाइप से हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था m की वैल्यू है आपकी 1, तो d की पावर भी जो है आप 1 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो d² वाली आप नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ इतना ये रहेगा आपके पास। अब क्या करोगे आप 1/5 e⁻²2x आपका एज इट इज, x भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 4/5 है, dx, d का मतलब क्या होता है d/dx, आपको x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, वो 1 हो जाएगा। तो ये आ चुका है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल। एट लास्ट हमें क्या करना होता है, कंप्लीट सोल्यूशन लिखना होता है। तो हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज, कंप्लीट सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, याद है ना, स्मॉल y से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया है हमारा c1 cos x प्लस c2 sin x, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हमारी 0 हो गई थी, और फिर यहाँ पे प्लस में लिख देंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/5 e⁻²2x एंड x - 4/5, ठीक है। तो ये होता है आपका यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 1। ईजी है ना, स्टार्टिंग से जैसे चल रहे वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी पर्टिकुलर इंटेग्रल में। और इसमें तो कोई अलग से वर्किंग रूल भी नहीं है कि केस नंबर 5 में आपको इस वर्किंग रूल से करना है, बस आपकी फॉर्म है वो फॉर्म बना लो, फिर आपका कन्वर्ट हो जाएगा
केस नंबर 2 या केस नंबर 3 की फॉर्म में, और वो आपने पहले ही सीख रखे हैं अच्छे से। तो देखो जितने भी ये केसेस हो रहे हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, उनको आप साथ के साथ ना प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये जो डिफरेंट केसेस है ना, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में क्या फॉर्म लगेगी, किस में क्या लगेगी, कौन सा वर्किंग रूल अप्लाई करना है, तो वो आपको आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इज, तो इसमें भी वही पहले अपने बेसिक स्टेप्स कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, इक्वेशन इन सिम्बलिक फॉर्म। तो किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पे 3 टाइम ऑपरेट हो रहा है तो डी क्यूब वाई, देन यहाँ पे 1 टाइम ऑपरेट हो रहा है तो डी वाई प्लस 2y, राइट हैंड साइड आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, सब में से y कॉमन ले लो, तो डी क्यूब माइनस 3d प्लस 2, ये आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे y आपने कॉमन ले लिया। अब सेकंड स्टेप, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको फाइंड करनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो उसके लिए जो y का कोफिशिएंट है आपको उसको 0 के इक्वल रखना होता है, रख दिया आपने। अब क्या करोगे आप, थर्ड स्टेप होता है आपका कि आपको रूट्स निकालने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, मतलब सॉल्यूशन करना होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन का। तो उसमें आप कैसे करते हो, जो भी इक्वेशन है इसको जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहो, मिडल टर्म से या फिर सिंपली कोई सामने से कॉमन आ रहा है वो लेके कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो मेथड लगाया है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड, तो वो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ कि किस टाइप से लगता है। इसमें हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि किस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो रही है ये इक्वेशन। तो जैसे मैं 1 पुट करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट करा, तो 1 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2 प्लस 2 इज 0। तो दैट मीन्स जब मैंने d इज इक्वल्स टू 1 पुट करा तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। 1 को इधर ले आओ तो d माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो एक फैक्टर आ चुका है आपका d माइनस 1, ये रहा। अब आपको क्या करना है, डिवाइड तो आपने 9th क्लास में सीख ही लिया होगा कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स को डिवाइड। तो d माइनस 1 से आपको इसको कर देना है डिवाइड। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसके आपके 2 फैक्टर्स हो चुके हैं, लिखते हैं ना, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 है, तो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। डिवाइजर आपको कैसे निकालना है, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से, जिस भी वैल्यू को पुट करके आपकी 0 आती है लेफ्ट हैंड साइड, वही आपका एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको आप करेंगे, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, अब ये पूरा फैक्टराइज हो चुका है। सेकंड ये जो टर्म है आपकी, इसे आप करेंगे मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से, तो यहाँ पे आपके 2 फैक्टर्स आएंगे, मिडल टर्म भी आपको आता होगा। अच्छा, ये चीजें भी अगर आपको नहीं आती ना तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली कमेंट कर सकते हो। वैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये जो ट्रायल एरर मेथड मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मिडल टर्म से हमने 2 फैक्टर्स निकाले, d प्लस 2 d माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, देखो d माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो d इज इक्वल्स टू 1, d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 करोगे, d इज इक्वल्स टू माइनस 2, अगेन d माइनस 1 इक्वल टू 0, d इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके आ चुके हैं रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। फोर्थ स्टेप में आप फाइंड करते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड इट इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, किस टाइप का आपका रूट है। तो यहाँ पे देखो 1 और 1 2 रूट्स आपके इक्वल हैं और एक रूट आपका डिफरेंट है, तो इक्वल के लिए अलग फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, और जो आपका जैसे -2 है रियल और डिफरेंट, इसके लिए अलग आपका फॉर्मूला है। तो पहले हम लिख लेते हैं इक्वल के लिए। इक्वल के लिए क्या होता है आपका, e रेज टू पावर m1x एंड देन c1 प्लस c2x, ये आपका है किसके लिए, जब 2 रूट्स इक्वल होते हैं। तो लिख लेते हैं m1 की वैल्यू आपके यहाँ पे 1 है, तो e रेज टू पावर x c1 प्लस c2x। इसके लिए आपके पास होता है जो डिफरेंट है आपका यहाँ पे e रेज टू पावर c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। तो यहाँ पे एक रूट है तो सिर्फ मैं एक टर्म यहाँ पे लिख रही हूँ, और c1 c2 कॉन्स्टेंट्स यूज हो चुके हैं इसलिए हमने c3 यूज किया, और e रेज टू पावर m1x, m1 कितना है -2, तो e रेज टू पावर -2x। यहाँ पे आपके बेसिक स्टेप्स होते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है 1/f ऑफ d इंटू एक्स। ये x क्या होता है आपका पता चली गया होगा अब तक। तो जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड होती है आपकी कैपिटल X, तो वही वैल्यू पुट करी हमने, f ऑफ d की वैल्यू पुट कर दी। जो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हो ना इज इक्वल टू 0 करते हो, तो ये जो होता है आपका ये हो जाता है फंक्शन ऑफ d। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर e रेज टू पावर x। अब आप ये फॉर्म देख रहे हो तो ये केस 5 वाली फॉर्म बन रही है। तो केस 5 में क्या होता है आपका एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आगे होती है, तो बाकी सब एज इट इज x स्क्वायर पीछे गया, e रेज टू पावर x जो है वो आपका आगे आ गया। अब आप इसमें वही जो केस 5 वाले कुछ रूल्स है वर्किंग रूल वो आप पुट कर दोगे। क्या है आपका कि d के प्लेस पे आपको d प्लस a कर देना है बस, और बाकी सब एज इट इज।
तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो वो है 1, क्योंकि कंपेयर करते हैं ना हम e रेज टू पावर ax से, तो यहाँ पे तो e रेज टू पावर x है, तो दैट मीन्स a की वैल्यू 1 हो गई आपकी। तो दैट मीन्स d के प्लेस पे आप d+1 पुट करोगे, तो d का क्यूब है तो d+1 का क्यूब, -3d है तो -3d+1, बस इतना सा चेंज हुआ है। अब आपको ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको करना है सॉल्व। सॉल्व कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपका a प्लस बी का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a है आपका d, b है आपका 1, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b देन 3b² a, ये हो जाएगा। उसके बाद है -3d+1, तो -3 को मल्टीप्लाई कर दो, -3d -3 एंड देन +2 एज इट इज। अब देखो माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल, प्लस का 3d माइनस का 3d कैंसिल, क्या आएगा आपके पास d का क्यूब प्लस 3d², तो वही आपका बचा हुआ है यहाँ पे d क्यूब प्लस 3d², x² आपका एज इट इज। यहाँ पे हम यूज करें अपना केस नंबर 3। अब केस 3 की वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, यहाँ से कॉमन लेना है 3d², बिकॉज ये क्या है आपकी लोएस्ट ऑर्डर की टर्म है। कॉमन लिया आपने, अब देखो यहाँ पे d क्यूब से d² तो कॉमन ले लेंगे, बट हमारे पास 3 नहीं है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे और 3 से आप करोगे डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला आपका कॉमन में गया, 3d² कॉमन लिया, यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा एक d बच जाएगा आपका, और डिवाइड में 3, तो d/3 बचेगा, बाकी सब एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, तो ये जो टर्म आपकी आती है किस फॉर्म में होनी चाहिए आपकी, 1 ± 5d इस फॉर्म में, इसीलिए हम क्या करते हैं हमेशा 1 जो होता है उसको आगे रखते हैं, और ये आपका हो जाता है फंक्शन ऑफ d। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है कि इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाते हो, ताकि इसकी जो पार है, जो इंडेक्स है वो नेगेटिव हो जाए और आप बाइनोमियल थ्योरम इस पे अप्लाई कर सको। तो आपने क्या किया, 1/3 e⁻⁴ इसको सेपरेट रखा, उसके बाद ये जो टर्म है इसको हम ले गए न्यूमरेटर में, 1/d² आपका एज इट इज रहेगा, x² एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अब अप्लाई करोगे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कैसा, 1 + d⁻⁻1, इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने वही यूज किया, 1 + d⁻⁻1 क्या होता है, ऑल्टरनेट साइंस आते हैं आपके। सबसे पहले हो जाएगा आपका 1 -d देन +d² -d³ अप टू कहाँ तक जाएगा आपका इन्फिनिटी तक, ठीक है। और एक रूल होता है यहाँ पे, एक्सपेंशन आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, जब तक जो भी आपकी m की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, 2 है यहाँ पे आपकी m की वैल्यू, सो दैट मीन्स d की पार जो हाईएस्ट पार है वो भी 2 होनी चाहिए आपके पास, क्लियर। तो 1/3 e⁻⁴ 1/d² एज इट इज। अब यहाँ पे d की वैल्यू है d/3, अगर हम दोनों को कंपेयर करें 1 + d और 1 + d/3 को, तो d = d/3, तो यहाँ पे क्या है 1 - d, मतलब 1 - d/3, फिर है प्लस का d² मतलब d/3 का स्क्वायर, d/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में d² और 3 का स्क्वायर आपका 9, उससे आगे आप टर्म्स नहीं लेंगे, क्योंकि फिर d क्यूब d⁻⁴ में टर्म्स आने लगेंगी, और हमें कहाँ तक लेना है, बस 2 पार तक, और x² आपका एज इट इज। अब x² को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x² को 1 से करेंगे x² माइनस d/3 है, तो -1/3 कॉन्स्टेंट है dx², देन 1/9 कॉन्स्टेंट है d² x², ये हो गया आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 1/3 e⁻⁴ एज इट इज, 1/d² को भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/d² x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1/d² और यहाँ पे d, तो एक d से एक d कैंसिल, तो 1/dx² बचेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे भी एक d से एक d कैंसिल, तो 1/9 d, अब यहाँ पे भी d² से d² कैंसिल, तो इसमें तो d कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 1/9 x², ठीक है। फिर ये एज इट इज आपका, अब यहाँ पे क्या है आपका 1/d दोनों टर्म्स में 1/d है, तो 1/d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, पता है ना, जैसे d मतलब डिफरेंशिएशन, तो 1/d मतलब इंटीग्रेशन। यहाँ पे 2 टाइम्स 1/d है, तो एक 1/d आपने अभी के लिए एज इट इज रखा, एक की जगह पे आपने लगा दिया इंटीग्रेशन x² dx, ठीक है, इंटीग्रेशन आएगा तो dx भी आता है। देन यहाँ पे 1/d के प्लेस पे आपने इंटीग्रेशन लगा दिया, अब इसको सॉल्व करो, 1/d x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, इंटीग्रेशन ऐसे ही होता है ना, अगर आप x² का कर रहे हो तो आपकी 1 पार प्लस हो जाती है, और जो आपका यहाँ पे पार है वही आपका डिनोमिनेटर में आता है, तो x की पार 3/3 ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन करोगे तो x³/3, तो x³ × 1 x³ रहेगा, और 3 3 is 9, और प्लस x²/9 एज इट इज। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 1/d है इसके प्लेस पे भी आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, ये 1/3 कांस्टेंट है वो बाहर, x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज। x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴/4, ठीक है, तो जो बाय में 4 आएगा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, 4 3 is 12, ये आ गया आपका। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपके टर्म्स है सबका एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व करो, तो इन सबका जब आप एलसीएम लोगे तो 1/3 e⁻⁴ एज इट इज, एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 36। फिर पता है ना कैसे करते हैं इसको, इससे आपको क्या करना है, डिवाइड 3 आएगा,
3 को जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई, तो 3x रेज टू पावर 4 माइनस इसको इससे करोगे 4 तो 4x क्यूब प्लस यहाँ पे अगेन 4 आएगा तो 4x स्क्वायर। अब ये जो 36 है इसको इससे मल्टीप्लाई करो 108 आ जाएगा। और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स पहले से था आपका। अब यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 3x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आपका माइनस का 4x और यहाँ पे ओनली आपका प्लस का 4। तो ये आ चुका है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब एट लास्ट हम क्या करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन लिखते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन को डिनोट करते हैं स्मॉल y से। फॉर्मूला होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकला था आपका ये, और प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल अभी हमने ये निकाला है। तो इसी के साथ कंप्लीट हो रहा है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 3। नाउ नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिख लिया है, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, इक्वेशन इन सिम्बलिक फॉर्म। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस 2, यहाँ पे ओनली 1 टाइम ऑपरेट हो रहा है तो आ जाएगा आपका यहाँ पे डी वाई प्लस वाई और राइट हैंड साइड आपके एज इट इज। अब क्या करना है आपको, इसमें से y कॉमन ले लो तो बचेगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ठीक है। और सेकंड स्टेप में इसी को ही y का जो कोफिशिएंट है इसको आप 0 से इक्वेट कर दो, आपका आ जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स। तो उसके लिए ये आपको अलग ही दिख रहा है क्या, ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स d प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड अगेन d प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 टाइम्स है ना, तो दोनों बार आपका जो रूट आएगा d इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू -1। फोर्थ होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, किस पे डिपेंड करता है, जो आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं उसके नेचर पे। तो दोनों रूट्स इक्वल हैं। इक्वल के लिए मैंने आपको अभी जनरल फॉर्मूला बताया था, क्या होता है आपका c1 प्लस c2x और e रेज टू पावर m1x। m1 क्या है आपका -1 तो e रेज टू पावर -x, बाकी ये वाला ब्रैकेट वाली टर्म आपकी एज इट इज। फिफ्थ स्टेप में आप फाइंड करते हो पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/f ऑफ d और कैपिटल x। कैपिटल x क्या होता है आपका, जो इक्वेशन में आपको राइट हैंड साइड में गिवन है वो होता है कैपिटल x। तो यहाँ पे ये है आपका कैपिटल x, e रेज टू पावर x sin 2x। और f ऑफ d क्या होता है आपका, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आप कंपेयर करते हो तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है आपके f ऑफ d। तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो d प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला है ये। राइट हैंड साइड आपकी मतलब ये साथ वाला e रेज टू पावर x sin 2x आपका एज इट इज। अब आपको करना क्या है, जैसे कि आप फॉर्म देख रहे हो यहाँ पे, तो इस फॉर्म को केस 5 के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो केस 5 में क्या होता है आपका एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आगे। अब देखिए इस फॉर्म में आपका आ रहा है साइन, जैसे ही आपने साइन देखा आपको पता तो चल ही गया होगा आपको यहाँ पे कौन सा केस यूज करना है, ठीक है। साइन कौन से केस में था हमारा, केस नंबर 2 में, तो केस नंबर 2 आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। साइन और कॉस जो भी है वो केस नंबर 2 में आपके आते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो भी आपके केस 5 में वर्किंग रूल था वो थोड़ा सा रूल फॉलो करते हैं, और उसके बाद जो भी फॉर्म बनेगी आपकी केस 2 या केस 3 की, वो केस हम उस केस का जो वर्किंग रूल है वो अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये एक्सपोनेंशियल, ये यहाँ पे f ऑफ d है, फंक्शन ऑफ d e रेज टू पावर x sin 2x। अब आपको क्या करना होता है, d के प्लेस पे आप पुट करते हो d प्लस a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो d के प्लेस पे आप पुट करोगे d प्लस 1, तो यहाँ पे क्या है d प्लस 1, तो d के प्लेस पे d प्लस 1 पुट किया और ये प्लस 1 आपका एज इट इज d प्लस 1 प्लस 1 d प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे आप फॉर्म देखो, ये फॉर्म में आ रहा है आपका sin 2x, और sin 2x जैसे कि हमने केस 2 में पढ़ा था, तो हम यहाँ पे केस 2 जो है अपना अप्लाई करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। तो उसमें क्या होता था आपका फर्स्ट स्टेप आपको याद होगा, डी स्क्वायर को हम रखते थे माइनस ए स्क्वायर के इक्वल, है ना। और अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसको साइन ax से कंपेयर करो, साइन ax से जब आप कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो डी स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर होता है आपका -4। तो यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे आपने -2 का स्क्वायर पुट किया, बाकी सब एज इट इज, कुछ भी नहीं करना है आपको। -2 का स्क्वायर -4 और +4 कैंसिल हो गए 0, बचा आपका 1/4d sin 2x और e रेज टू पावर x एज इट इज 1/4 e रेज टू पावर x। अब 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन sin 2x, तो यहाँ पे आप sin 2x का इंटीग्रेशन करोगे क्या होता है, माइनस cos 2x, डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है आपका, sin x का डेरिवेटिव cos x, बट इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, तो माइनस cos 2x। 2x का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 2, और इंटीग्रेशन के केस में डेरिवेटिव हम डिवाइड में लिखते हैं, जो भी एंगल का डेरिवेटिव आता है उसे हम डिवाइड में लिखते हैं। तो अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो -1/8 e रेज टू पावर x और cos 2x आपका एज इट इज। तो ये आ गया है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब एट लास्ट आपको लिखना क्या होता है,
कंप्लीट सॉल्यूशन को स्मॉल y से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा निकला था ये, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी आपका ये निकला है, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 3। इजी है ना। इसी तरीके से एग्जाम्पल 4 भी आपका इजी है। और नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें भी आपको क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका आपको फाइंड करना है सॉल्यूशन। तो वही बेसिक से स्टेप से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको इक्वेशन को लिखना होता है सिम्बलिक फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पे आप डी स्क्वायर लिख देंगे, y एज इट इज, प्लस में 2y इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज। आप क्या करोगे, ये जो y है ये कॉमन ले लोगे लेफ्ट हैंड साइड से, आपने कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2, तो डी स्क्वायर प्लस 2y कॉमन, राइट हैंड साइड रिमेन्स एज इट इज। सेकेंड स्टेप होता है आपको फाइंड करनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप क्या करते हैं, y का जो भी कोफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, आ जाती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए, डी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 एंड दिस इंप्लाइज d इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2, है ना। अब जैसे कि आपको पता है कि रूट से 2 वैल्यूज बाहर निकलती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपके पास, प्लस माइनस, रूट के अंदर आपका माइनस आ चुका है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया आपका, तो आयोटा आएगा और रूट 2 आपका एज इट इज रहेगा। तो जब हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं ना, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जो भी रूट्स है उन्हें अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से कंपेयर करना होता है। तो अल्फा तो यहाँ पे 0 है, आयोटा एज इट इज रहेगा आपका, बीटा हो जाएगा रूट 2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू रूट 2। तो ये 2 वैल्यूज आपको निकालनी होती है बाय कंपेयरिंग कॉम्प्लेक्स रूट्स विद अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। फोर्थ स्टेप में आपको लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये किस पे डिपेंड करता है, आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं उसके नेचर पे। तो नेचर कैसा है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो उसके लिए आपके पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख, फिर उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो पहले होता है आपका e रेज टू पावर अल्फा x, देन c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, जब रूट्स आपके कैसे आते हैं, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। तो देखिए, अल्फा की तो वैल्यू 0 है, तो e रेज टू पावर 0x इज 1, तो ये वाली टर्म आपकी हो गई 1। c1 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू है रूट 2, तो c1 cos रूट 2x प्लस c2 sin बीटा x, तो c2 sin रूट 2x। ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ फिफ्थ स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/f ऑफ d इंटू में कैपिटल X। कैपिटल X क्या होता है, आपको जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, तो इसकी जो राइट हैंड साइड होगी इसे हम कहते हैं कैपिटल X, ठीक है। तो यहाँ पे 1/f ऑफ d क्या होता है, जो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड में आप f ऑफ d लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को f ऑफ d लेते हैं एक्चुअली। तो x जो है उसके प्लेस पे आप ये वैल्यू अपनी कंप्लीटली पुट कर देंगे। नाउ अब देखिए आपने क्या किया है, जो प्रीवियस आपके पास टर्म आई थी उसमें क्या था, 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 2 ई रेज टू पावर 3x एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर कॉस 2x। तो आपने क्या किया, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 को 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 को क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे आपके यहाँ पे 2 टर्म्स बन चुकी हैं। तो मैं पूरा स्टेप लिख देती हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 3x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस में 1 अपॉन ई रेज टू पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 कॉस 2x, ठीक है। इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल को 2 टाइम्स आप प्रैक्टिस करना, तब आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी इसकी, ठीक है। अदरवाइज क्या होते हैं ना, स्टेप्स हम मिक्सअप कर देते हैं, केस 1 के केस 2 के हमें अच्छे से याद नहीं रह पाते। अगर आप बिना प्रैक्टिस करे जस्ट ऐसे इसको रीड कर रहे हो तो याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए हैं आप, तो इनमें आपके डिफरेंट केसेस यूज होंगे, केस नंबर 3 और केस नंबर 2। लेकिन उससे पहले जो आपके यहाँ पे केस नंबर 5 है उसकी फॉर्म हमें बनानी पड़ेगी। तो केस नंबर 5 में हमारा क्या था कि जो फंक्शन ऑफ डी है उसे कंप्लीटली आपको कन्वर्ट कर देना है फंक्शन ऑफ डी प्लस ए में, ठीक है। तो d के प्लेस पे आपको d प्लस ए पुट करना पड़ेगा। a की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है इसको आप कंपेयर करो e रेज टू पावर ax से, तो e रेज टू पावर 3x है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 3। तो जो आपका यहाँ पे d स्क्वायर था उसको आपने रिप्लेस कर दिया d प्लस a के स्क्वायर से, मतलब d प्लस 3 के स्क्वायर से, ठीक है। सेम इन दिस टर्म आपके पास यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो e रेज टू पावर x, तो a की वैल्यू हो गई 1 e रेज टू पावर 1x। अब आपको यहाँ पे जो d स्क्वायर इसको किस में कन्वर्ट करना है, d प्लस ए के होल स्क्वायर में। तो d प्लस ए की वैल्यू क्या है 1, तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम अपने डिफरेंट केसेस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।
पहले हम यूज करते हैं केस नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे केस नंबर 3 की फॉर्म बन रही है आपकी। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपको चेक करना होता है कि जो x रेज टू पावर m है, तो m की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो 2 आपका जो है m की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारी लोएस्ट डिग्री टर्म है उसे कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में अगर आप देखो तो लोएस्ट डिग्री टर्म इज 11, तो 11 आपने कॉमन लिया, और हमें जो फॉर्म बनानी होती है कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट वाली फॉर्म, वो होती है आपकी 1 + -5d। ठीक है, मतलब 1 आपका पहले आएगा, देन प्लस माइनस फंक्शन ऑफ d, तो 11 के प्लेस पे 11 को आपने कॉमन लिया, 1 बचेगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में तो आपका 11 है नहीं जो हम कॉमन लेंगे, तो दोनों ही टर्म्स में 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड, 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला तो कॉमन आ गया आपका, डिवाइड वाला बचेगा, तो 6/11d ये बचा आपका, एंड d²/11 ये बचा, तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया 11 कॉमन लेने के बाद। x² आपका एज इट इज है। फिर यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको जो ये टर्म आप कॉमन लेते हो इसे आपको न्यूमरेटर में लेके जाना होता है, ताकि आपकी पार जो है वो नेगेटिव हो जाए और आप बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सको। तो आपने क्या किया, ये 1/11 e⁻³ एज इट इज रहेगा, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसे आप न्यूमरेटर में लेके गए, यहाँ पे पार आपकी 1 थी, न्यूमरेटर में जाती -1 हो गई। अब आप एक्सपेंशन अप्लाई करोगे तो उसके लिए भी आपको फॉर्म पता होनी चाहिए कि कौन सी फॉर्म आपकी यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे 1 + d⁻⁻1 ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले हमने पढ़े थे आपके प्रीवियस एक्सरसाइजेस में, 4 एक्सपेंशन हमने पढ़े हुए हैं केस नंबर 3 में। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं फॉर्मूला, और आपको वो सारे फॉर्मूले याद भी करने हैं। तो 1 + d⁻⁻1 इसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाता है, 1 - d, ये होता है आपके पास फॉर्मूला 1 + d⁻⁻1 का फॉर्मूला 1 - d + d² - d3, ऑल्टरनेट साइंस आते रहते हैं और ये आपका इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये आपका फॉर्मूला है, अप्लाई कर दो। और फॉर्मूला अप्लाई करने में भी ना एक कंडीशन होती है आपकी, कि जो आपकी यहाँ पे x की पावर है ना 2, तो आपको एक्सपेंशन भी उतना ही करना है कि हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 तक जाए, क्योंकि उससे आगे अगर आप एक्सपेंड करोगे तो वो टर्म्स आपकी 0 होती रहती हैं। क्लियर, तो ये एज इट इज रहेगा 1/11 e⁻³x 1 - d, तो 1 - d की वैल्यू ये है आपकी, प्लस d², तो प्लस d² की वैल्यू ये है, और x² आपका एज इट इज। अब यहाँ पे देखो हमें कितनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2, तो यहाँ पे भी d और d² 2 है आपकी, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है दोनों टर्म्स में। यहाँ पे अगर आप देखो तो d का जब आप स्क्वायर करोगे तो d² आएगा, बट जब आप d² का स्क्वायर करोगे तो d⁻⁴ आएगा, जो कि यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो आप इस वाले टर्म को कर दोगे निगलेक्ट, तो आपके पास कितनी टर्म्स आएंगी, देखो यहाँ से 1। क्लियर, फिर -6/11d, देन यहाँ पे +- d²/11, यहाँ से 6/11 d का जब आप स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 11 इज 121, और d का स्क्वायर हो जाएगा आपका d², बाकी आगे की टर्म्स आपकी वैलिड नहीं है, आगे की टर्म्स का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। x² एज इट इज। अब इतने यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम यहाँ पे भी ये जो आपका दूसरी टर्म है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉस और आपके मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा केस होता है, केस नंबर 2, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए d+1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो सबसे पहले, तो a² + 2ab + b², इस फॉर्मूले से आप ओपन करोगे, फिर 2 ऐड कर दोगे तो आपके पास ये फॉर्म आएगी। ठीक है, फॉर्मूला आप इजीली अप्लाई कर ही सकते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर। उसके बाद एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर x एज इट इज, क्या होता है आपका कॉस और साइन वाले केस नंबर 2 में आपको फर्स्ट स्टेप यही होता है कि d² के प्लेस पे ना आपको -a का स्क्वायर पुट करना होता है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी, इससे आप कंपेयर करते हो, cos 2x है तो आप ऐसे कंपेयर करते हो cos ax, तो a की वैल्यू हो गई 2, तो d² के प्लेस पे आप पुट करेंगे -2 का स्क्वायर, जो कि होता है आपका -4, तो यहाँ पे ये d² है, इसके प्लेस पे आपने -4 रख दिया, बाकी सब एज इट इज है। अब -4 और +3 आपका -1 हो जाएगा, 2d आपका पॉजिटिव रहेगा, तो 2d - 1 cos 2x, ये एज इट इज। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है आपका, जैसे ही आपके पास सॉल्व करने के बाद ये डिनोमिनेटर में जो फॉर्म आएगी ना, ये होना चाहिए आपका फंक्शन ऑफ d और लीनियर फॉर्म होनी चाहिए। सेकंड स्टेप में फिर आप क्या करते हो, इसको कंपेयर करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली टर्म को d + बीटा से। ठीक है, 1/d + बीटा इस टाइप से होता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे प्लस बीटा होता है, बट यहाँ पे माइनस आया हुआ है, तो दैट मीन्स बीटा की वैल्यू आपकी -1 होगी, तभी तो प्लस माइनस माइनस रिजल्ट आया आपका। ठीक है, तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वाली टर्म आपका डी का ही फंक्शन है, फिर -1 और यहाँ पे है प्लस, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। अब जैसे ही बीटा की वैल्यू आई आपकी -1,
बीटा इज इक्वल्स टू -1। जैसे बीटा की वैल्यू -1 आई तो आपको क्या करना होता है, d माइनस बीटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और d माइनस बीटा से डिवाइड। ठीक है, तो जैसे आपकी बीटा की वैल्यू है -1, तो अगर मैं d माइनस बीटा करूँ, d के प्लेस पे आपका 2d है, तो 2d माइनस -1 2d प्लस 1 हो जाएगा। तो 2d प्लस 1 से आपका मल्टीप्लाई और 2d प्लस 1 से डिवाइड, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। फिर आप क्या करते हो, थर्ड स्टेप में यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2d का स्क्वायर करोगे 4d स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करोगे 1। अब हम करते हैं आगे, इतना हमने कर लिया था यहाँ पे दोनों ही टर्म्स में। अब इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये 1/11 e raised to power 3x आपका एज इट इज रहेगा। अब आपका क्या है, देखिए माइनस का डी स्क्वायर बाई 11 प्लस का 36/121 डी स्क्वायर, तो दोनों ही डी स्क्वायर के टर्म्स हैं। जब एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे 11 121 का तो 121 आएगा, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका प्लस का 25/121 डी स्क्वायर। तो इन दोनों को आपने क्या कर लिया, डी स्क्वायर वाली टर्म्स को सॉल्व करके एक टर्म ले आए। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 6/11 इज कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर को पहले इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6/11 डी एक्स स्क्वायर 25/121 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी स्क्वायर का मतलब डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना डेरिवेटिव कर देना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक बार तो करेंगे 2x हो जाएगा, अगेन करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2, तो इसके प्लेस पे आ गया आपका 2। अब ये बाहर वाली टर्म आपकी एज इट इज चल रही है लास्ट तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 12/11x, यहाँ पे ऐसे 25 इंटू 2 इज 50/121। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इतना ही सॉल्व करना है। देखो दो स्टेप्स में आगे एज इट इज लिखा हुआ है, इसके आगे और कुछ सॉल्व आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म का पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है इतना। अब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको अगेन क्या करना होता है, जैसे डी स्क्वायर आपका दोबारा से आया, उसके प्लेस पे अगेन -a² पुट कर दो। -a² की वैल्यू क्या थी आपकी -4, तो डी स्क्वायर के प्लेस पे आपने -4 पुट किया। 4 इंटू -4 इज -16, -16 -1 इज -17, तो -e raised to power x डिवाइडेड बाय 17, 2d + 1 cos 2x आपका एज इट इज। अब आप क्या करोगे, cos 2x को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2d cos 2x प्लस cos 2x, वही हुआ है यहाँ पे। अब जैसा कि हमने यहाँ पे किया था फर्स्ट वाली टर्म में, d का मतलब होता है d बाई डी एक्स, तो आप cos 2x का डेरिवेटिव करोगे। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2x हो जाएगा, और 2x मतलब जब एंगल का आप अगेन डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा, वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो 2 है ये आपका ये वाला है जो कि आपका मल्टीप्लाई में रहेगा। cos 2x एज इट इज, इन्हें मल्टीप्लाई करो तो -4 sin 2x आएगा प्लस cos 2x। अब आप क्या करोगे, इससे अगले स्टेप में इनमें से आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव बन जाएगी, और जो आप माइनस कॉमन लोगे वो इस माइनस के साथ मर्ज होके आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। e raised to power x 4 sin 2x आपका एज इट इज। ठीक है, बस माइनस का प्लस हो चुका है, और ये जो प्लस cos 2x है इसका हो जाएगा माइनस cos 2x। अब ये आ चुके हैं आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्लीट, दोनों टर्म्स के केस 3 और केस 2 हमने अप्लाई किया। अब आपको एट लास्ट लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है आपका, स्मॉल y से डिनोट करता है, फॉर्मूला इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिख ही सकते हो, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो क्या है, यहाँ पे स्मॉल y से डिनोट किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा पहले, और ये सारा का सारा है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आ चुका है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं आपके एक्सरसाइज 4.5 के एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज 4.5, आपको अच्छे से ट्राई कर लेनी है। ठीक है, सभी उसी टाइप के एग्जांपल अगर आप देखो एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एंड देन साइन कॉस वाले भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो है जैसे मैंने एग्जांपल्स कराए आपको, अगर आपने अच्छे से समझ लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो उसी टाइप से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज रहती है, उसमें हम केस 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टे ट्यून।